हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके चल रहा था चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट कवर किया था आयनीकरण यानी कि आर्हीनियस का एक सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें जलीय विलयन में अम्ल जो है H+ आयन और क्षार जो है OH- आयन देता है। तो इसी के प्रकार क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं, या सभी यौगिक जिनमें OH- आयन है वो क्षार है? क्या ये होता है? साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ग्लूकोज का विलयन लेते हैं। 100 ml बीकर में 50 ml ग्लूकोज का विलयन लेते हैं, उसमें HCl। तो क्या होता है, तनु HCl अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन देता है। जबकि ग्लूकोज को सेम हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पे कार्क लगा के तार से जोड़ आलपिन में तार लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करके बल्ब को जलाया था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। मैं ग्लूकोज का अगर विलयन बनाता हूँ तो इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हालांकि हाइड्रोजन होता है, उसके बावजूद उसका जो विलयन है उस पर H+ आयन नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो अम्ल नहीं है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वो अम्ल नहीं होता, विलयन के आयनन पर डिपेंड करते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही H+ आयन देते हैं? नहीं। एक शुष्क परख नली में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए, 1-2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की दीवार की सहायता से डालिए। फिर उसके बाद देखिए क्या परख नली में कोई गैस बाहर आती है, चेक कीजिए। और परख नली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाकर देखिए। तो क्या लिटमस पेपर का रंग बदलेगा? हाँ, नीले लिटमस पेपर का रंग जो है लाल हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि क्या होता है, H2SO4 जो हम डालते हैं वो H+ गैस के रूप में या फिर H+ आयन के रूप में अलग होता है। जिसे ही हम लोग समझ रहे हैं कि उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में या परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाता है। जैसे कि क्षार है NH4, OH, NaOH आदि। कोई भी अम्ल क्षार कितना प्रबल कितना दुर्बल है, आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल क्षार पूर्णतः आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल और क्षार आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल और क्षार में उनके कुछ अणु ही आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु अनआयनित ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अम्लों को पहचानिए। HNO3 अम्ल है, Na2CO3 अम्ल नहीं है, CaOH2 भी अम्ल नहीं है, HCl प्रबल अम्ल है। फिर देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। समझाइए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब जलीय विलयन लिया जाता है तो H+ आयन के रूप में ये पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का जब हम लोग जलीय विलयन लेंगे तो OH- आयन पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है, हमको ज़्यादा मात्रा में OH- आयन नहीं देता। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल एसिटिक अम्ल करते हैं। तो ग्लूकोज स्टार्च का जो विलयन होता है वो पर्याप्त मात्रा में H+ आयन नहीं देता है, यानी कि यह आयनित नहीं होता है विलयन में, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल एसिटिक अम्ल आयनित हो जाता है। अम्ल और क्षार कितने प्रबल कितने दुर्बल, ये हम OH और H+ आयनों की संख्या पर जानते हैं। तो इसी से सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में एक पैमाना बनाया जिसको बोलते हैं pH स्केल। यहाँ P का तात्पर्य पोटेंस यानी कि शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा कितनी है, यह pH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक का pH मान उसमें दिया होता है। pH एक ऐसी संख्या है जो तनु विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाती है, यानी कि H+ आयन मात्रा जितना अधिक उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय, OH- आयन की संख्या जितनी अधिक वो उतना ज़्यादा क्षारीय। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे बताएगी कि 7 उदासीन होता है, ना अम्ल न क्षार। जैसे जैसे मैं
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ बढ़ूंगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी और वो अम्लीय होता जाएगा। जैसे जैसे मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की ओर बढ़ूंगा, OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और वो क्षारीय कहलाएगा। फिर देखिए लिटमस पेपर की सहायता से, तो मैंने तो बता दिया है लिटमस पेपर में कैसे चेक करते हैं। अब देखिए शुद्ध जल, हाइड्रोजन आयन, पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। फिर देखिए क्रियाकलाप में हमने देखा कि क्षारीय पदार्थों के पीएच मान प्राप्त हुए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिटमस पेपर द्वारा और सर्वाधिक सूचक से ज्ञात करेंगे पीएच मान। तो ये सब है, तो मैंने पीएच मान बता दिया है आपको। अब जानते हैं शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है, जिसके फलस्वरूप H+ और OH- आयन बनते हैं। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ और कुछ मात्रा में OH- आयन उपस्थित रहता है, जो कि जल के आयंस होते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH- आयन, क्षारीय विलयन में कुछ H+ आयन उपस्थित रहते हैं। H+ और OH आयनों की संख्या की में व्युत्क्रम संबंध होता है। एक अम्लीयता को बढ़ाता है तो एक क्षारीयता को बढ़ाता है। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तब विलयन में OH- आयनों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत OH- आयनों की संख्या अधिक होने पर H+ आयनों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन में समान मात्रा में H+ और OH- आयन बनते हैं। इसमें इसका जो pH मान है वो 7 होता है और ये उदासीन होता है। फिर है pH का दैनिक महत्व। बहुत सारे दैनिक महत्व है pH मान के, जैसे कि पाचन की प्रक्रिया में अमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का स्राव करता है। यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन की पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अत्यधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसे कम करने के लिए हम लोग उदासीन या क्षारक दवाइयों का उपयोग करते हैं। दूसरा है रक्त का pH मान, जो कि 6.8 से 7.8 के बीच होता है। बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त pH मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम के अधिकतम रसायन उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन अणु की आकृति बदल जाती है। यह अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का pH स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। 6.78 से 7.8 तक होना चाहिए। लार का pH मान, ये बहुत ही डिपेंड करता है हमारे मुंह पे, यानी कि मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है उसका मान pH 5.5 से कम होता है। जब रहना तो 5.5 से अधिक होना चाहिए, लेकिन जब 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न होना चालू हो जाता है। अब दांतों में इमेनाइल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, बहुत ही कठोर होता है, पानी में नहीं घुलता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में तो घुलता है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन दांतों को क्षारीय मंजन, दंत मंजन से साफ करना चाहिए। pH और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो क्या करते हैं, डंक के द्वारा अम्ल छोड़ते हैं और अपनी बचाव करते हैं। जैसे कि बिच्छू पौधा, जब कोई मनुष्य या जंतु इसके संपर्क में आता है तो इसे चुभो देता है, जिससे फार्मिक अम्ल छोड़ता है। जलन और दर्द का अनुभव होता है। उसी प्रकार के मधुमक्खी भी होता है, चींटी भी होता है, ये सब जंतु अपनी रक्षा करते हैं। फिर है मिट्टी का pH मान। एक धान उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी चाहिए होती है, जिसका pH मान 5 से 8 होता है। मिट्टी का pH इस स्तर से कम या ज़्यादा होने पर फसल उत्पादन प्रभावित ना हो, इसलिए किसानों को खेत में खाद, चूना, राख आदि किसानों के द्वारा डाली जाती है। इसी प्रकार अब देखते हैं लवण। तो बता दिए थे कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो H+ और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं। साथ ही लवण का निर्माण होता है। लवण एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसका एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है। लवण विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं जिसे मनुष्य, जिनमें मुख्य है अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और साथ ही साथ जल के अणु बनेंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, आपस में क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट लवण बना रहे हैं और H2O जल बना रहे हैं। इसी प्रकार देखिए H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर हाइड्रोक्साइड है CuOH
H2 ये आपस में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और H2O बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट लवण हो जाएगा। फिर है एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक लवण बनाएंगे CH3COONA। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बोलते हैं इसी को। H2O साबुन की प्रक्षालन विधि में इसका काम आता है। फिर है एसिटिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम एसीटेट बनाता है, लास्ट अभिक्रिया है ये, और बना लेता है जल। तो उदाहरणों से हमने देखा कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक कहते हैं, ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम पहला एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट में K+ क्षारीय मूलक और NO3 अम्लीय मूलक कहलाएगा। तो ऐसे ही आप इन बाकी लवण जो दिए हुए हैं इनमें से अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान कर सकते हैं। फिर क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? नहीं होता है। pH मान अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण तो बनता है, लेकिन इसके pH मान अलग अलग क्यों आते हैं? तो यहाँ पे देखिए प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षार पर डिपेंड करता है। जैसे कि साधारण नमक NaCl क्षारीय मूलक Na, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया है। अम्लीय मूलक Cl प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लिया गया है। इस प्रकार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने व्यंजन की प्रकृति उदासीन होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अम्ल वर्षा। तो सामान्यतः वर्षा के जल का pH मान 7 होता है, मैंने पीछे बता दिया जो वाटर का pH मान जल का pH मान होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये सब क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्ल बना लेते हैं वर्षा के जल के साथ, और pH मान क्या हो जाता है 5.6 से कम हो जाता है। तो क्या होता है, इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने, ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैसों के कारण भी होता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे कि CO2 और H2O बनाता है कार्बनिक अम्ल H2CO3, SO2 और O2 बनाता है SO3। फिर यही SO3 H2O यानी कि वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल बना लेता है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके यानी कि H2O के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है जो कि प्रबल अम्ल है। यह इमारतों, प्राणियों, वनस्पतियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा गिरने से पत्तियां जो है गलने लग जाती हैं। प्राणियों में के त्वचा पर पड़ने से, जीव जंतुओं की त्वचा पर पड़ने से छाले उत्पन्न हो जाते हैं। इमारतों को भी यह बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से अम्ल वर्षा का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होते हैं। आप बहुत सारी जानकारी इस हमने सीखा से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आंसर्स मैंने जो समझाया है वहाँ से आप कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर बता देंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखिए, आपकी कक्षाएं इसी तरीके से जारी रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।